औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान रदा आसिफ। नाज़रीन, जैसे आपको पता है काफ़ी दिनों से एक मीडिया पे खबर चल रही है जिसमें जो है वो एक इंसान को पकड़ा गया है जिसने तकरीबन 80 से ज़ायद जो है वो छोटी मासूम बच्चियों के साथ जो है ज़्यादती की, उनको ज़्यादती का निशाना बनाया। अफसोस का अलमिया ये है कि वो उन घराने की बच्चियों को टारगेट करता था जो कि घरेलू मुलाज़माएँ उनकी जो वालदा है वो घर में जो है वो काम किया करती थी। और ये उन जगहों पे कयूमाबाद में ये अपना एक शरबत का ठेला लगाता था जहाँ पे जो है ये छोटी बच्चियों को तकरीबन 7 साल की उम्र की बच्चियों को 9 साल की उम्र की बच्चियों को टारगेट करता था। इसको जब गिरफ्तार किया गया क्योंकि इसने जब रिसेंटली कयूमाबाद के इलाके में जो है 2 बच्चियों को ज़्यादती का निशाना बनाया तो उसके बाद जो है उसके अहल खाना ने FIR दर्ज करवाई डिफेंस थाने में। तो इंकशाफ हुआ कि इसने जो है मुतअद्दिद इस तरह की बच्चियों को जो है वो टारगेट किया और उनको ज़्यादती का निशाना बनाया। इससे कबल अगर हम बात करें 2016 की, तो इसका जब पूरा डाटा निकाला गया तो उसमें एक घरेलू मुलाजमा थी जो कि वो भी कम उम्र की बच्ची थी। उसने उसको ट्रैप किया और कभी पैसों के बहाने, कभी चीज़ के बहाने, कभी शरबत के बहाने इस तरह से छोटी छोटी उम्र की बच्चियों को ट्रैप करके अपने घर लेके जाया करता था। वहाँ पे बच्चियों को ज़्यादती उनके साथ ज़्यादती करता था, उनकी बाकायदा वीडियोज़ बनाया करता था। और फिर जब उस बच्ची ने अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे जिस USB में इसका पूरा डाटा था वो क्योंकि जो वीडियोज़ बनाता था उसके बाद जो है वो डाटा अपने साथ लेके जो है वो सेव कर लिया करते थे USB में। तो बच्ची ने USB जो है वो किसी तरह से जो है वो निकाल के और जब उसने एक मोबाइल शॉप में जाके दी तो पता चला कि इसमें जो है कई इस तरह की छोटी छोटी बच्चियों को टारगेट किया गया है जिनके साथ जो है ज़्यादती की गई। अफसोस का अलमिया ये है कि वो इस तरह की बच्चियों को टारगेट करता था जिनके आगे पीछे कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था, क्योंकि घरेलू मुलाजमा इस तरह के तबके को जो है ज़ाहिर आपको पता है वो एक डर होता है अपनी इज्जत का, वो नहीं आवाज़ उठा सकते, उनकी उस तरह की सुनवाई नहीं है। लेकिन जायज़ आपको पता है कि जब अल्लाह चाहे तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे अल्लाह ताला ने भी उसकी रस्सी दराज की हुई थी लेकिन एक वक्त उसने खींचनी थी, तो इसी तरह से वो कानून की गिरफ्त में आया। और जिन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की गई है उनके अहल खाना जो है अभी इंसाफ के मुंतज़र। इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है चेयरपर्सन क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट नाइमा सईद साहिबा, और साथ साथ हम बात करेंगे हमारे साथ एडवोकेट जो है वो हाई कोर्ट मौजूद है राजा राशिद साहब। उनसे डिटेलिंग प्रोग्राम करेंगे कि इस तरह के जो आदि मुजरिम होते हैं उनको किस तरह से कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए और इनकी ज़मानतें नहीं होनी चाहिए, इनको किन किन सेक्शन के तहत जो इनके ऊपर FIRs होनी चाहिए और कितनी साल की इनकी जो है FIR होगी और कितनी इनकी सज़ा होगी और कौन कौन से सेक्शंस लगेंगे। डिटेलिंग प्रोग्राम करेंगे इनके साथ। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। जी, जैसे मैंने ब्रेक से पहले गुफ्तगू किया, हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है चेयरपर्सन नाइमा सईद साहिबा क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट से और एडवोकेट राजा राशिद साहब मौजूद हैं। नाइमा साहिबा, मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगी, जिस तरह से आपने सुना ही होगा कि ये जो दरिंदा है इसने तकरीबन 80 से ज़ायद तकरीबन 100 के करीब करीब बच्चियों को, छोटी छोटी उम्र की बच्चियों को अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया। ऐसे मुलजिमों के साथ जो कि आदि मुलजिम है, और जब इससे इंटेरोगेट किया गया तो उसमें इसने कहा कि मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था क्योंकि मैं हैबिचुअल हो चुका हूँ। तो ये इस तरह से खुले आम जो है ये बच्चियों को अपनी ज़्यादती का निशाना बनाता था। और ये बकौल इसकी मैं कराची में ही रहता था, एबटाबाद का ये रिहायशी था, ये कराची में रहता था, सिर्फ गली मोहल्ले बदलता रहता। तो क्या हमारी कानून जो है वो इतना कमज़ोर हो चुका है कि ऐसे मुस्लिम के ऊपर मतलब वो खुलेआम दरिंदगी अपनी कर रहा है, कोई इनको पूछने वाला नहीं है? एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों बच्चियां, 100 से ज़ायद बच्चियों को इस तरह से उसने अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया, अपनी हवस का निशाना बनाया। क्या कहेंगी आप? जी, कहने के लिए तो मेरे ख्याल में अल्फाज भी कम पड़ जाते हैं, लेकिन आए दिन जो है वो इस तरह के वाकयात एक से बढ़ के एक वाकयात जो है वो सामने आते हैं। अब आप इस देखें ना, इस पूरे वाकये में मैं आखिरी से शुरू करूंगी जो आपने लास्ट में एक पॉइंट दिया कि देखिए इस केस में भी जो विक्टिम बच्ची थी उसने लाकर वो USB दी है। यकीनन वो थोड़ी इतनी समझदार हो गई होगी, नहीं विक्टिम ने खुद ही। अब इससे ज्यादा फेलियर सिस्टम का क्या कहेंगे? जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जो आपकी पुलिसिंग है,
उसका फेलियर इससे बड़ा क्या होगा कि विक्टिम ही ने खुद पहुंचाया है वहां तक। अदरवाइज कोई ऐसा जरिया नहीं था कि इसकी मशकूक सरगर्मियां जो हैं वो किसी अहाते में आ पाती, किसी चेक कोई इसे कर पाता। यकीनन ये इस तरह के लोग जो हैं वो नजरों में जल्दी आ जाते हैं, जो फैमिली के बगैर रह रहे होते हैं, जो इस तरह के इलाकों में रह रहे होते हैं, उनकी एक्टिविटीज। लेकिन क्या किसी के पास इतना वक्त ही नहीं था, ना माशरे के पास, ना कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास, कि वो अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं। देखिए ये इस केस के कई पहलू हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ये भी बनता है नाइमा साहिबा, यहाँ पे एक पॉइंट ये भी बनता है, आपको पता है आजकल जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस कर दी गई है, जितने भी किराएदार हैं उनको अब ये हिदायत दी गई है कि जब आप जो हाउस ओनर है, अगर आप घर जो है वो रेंट आउट करते हैं, तो आप जो आपका किराएदार है आप उससे बाकायदा एक एग्रीमेंट करें और उसकी कॉपी बाकायदा तौर पर थाने में जमा होती है। और उसके बाद जो मतलब आप बैचलर्स को तो आप देने के वैसे भी पाबंद नहीं है, मतलब इस चीज के ऊपर तो कहा गया है कि मतलब या तो वो हॉस्टल में रहे, मतलब अगर है भी तो आप प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखें। इवन आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, जो आपके मोहल्लेदार हैं, उन्होंने भी कभी इन सारी चीजों को नोटिस नहीं किया। देखिए ये तो एक बहुत ही गरीब बस्ती में एक मेहनतकश लोगों की आबादी में जो है ये रहा करता था। लेकिन यहाँ तो अच्छे खासे इलाकों में भी जो है मतलब ये नहीं, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के इलाकों में भी लोग रेंट आउट करते वक्त बहुत सारी बुनियादी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। और जहाँ गुर्बत हो, जहाँ पे जरूरत हो, वहां पर तो यकीनन नजरअंदाज बहुत सारी चीजें कर दी जाती हैं। देखिए वहां पे जो रहने वाले ज्यादातर नौकरी पेशा लोग थे, जहाँ माएँ भी और बाप भी जो है पूरे दिन काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करके पेट पालते हैं। वो इतने मसरूफ है, इस कदर मसरूफ है वो 2 वक्त की रोटी के लिए, उनके लिए इतनी मुश्किल हो गई है कि वो अपने बच्चों की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते, जिनके लिए सब कुछ एफर्ट्स कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ बात आती है मालिक मकान और किराएदारी की, तो हमारे यहाँ तो बड़े बड़े चीजें जो हैं वो नजरअंदाज कर दी जाती है। वहां पैसों की जरूरत थी, उन्होंने कुछ देखे बाले बगैर जो है वो एक ऐसे शख्स को छड़े छांट जिसे कहा जाता है, उसको उन्होंने मकान दिया। ऐसा ये पहला या आखिरी नहीं है, ऐसे कई सैकड़ों केसेस आपको मिल जाएंगे। फिर उसके बाद हम आते हैं इस चीज पे कि लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे, पुलिस क्या कर रही है। देखिए पुलिस का मजबूत निजाम है, वहां पे एक इंटेलिजेंस का एक बाकायदा इदारा होता है जी, वो इन तमाम चीजों को मतलब कि जो रिपोर्ट पे जो है करने में आसानी होती है वाकयात के। लेकिन हम ये देखते हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर भी है। इसका मतलब इलाके का जो थाना है परफॉर्म सही तरीके से नहीं कर पाया, उसकी इंटेलिजेंस सिफर है। बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे साथ कॉल पे रुकिएगा, मैं राजू राशिद के पास भी जाऊंगी, मैं उनसे भी गुफ्तगू करती हूँ, क्योंकि जिस तरह से अभी आपने नईमा साहिबा गुफ्तगू सुनी होगी, मैंने जो इंट्रो दिया उसमें आपने सारा इसकी जो प्रीवियस हिस्ट्री और फिर अभी जो रिसेंटली जो इसने 2 बच्चों को कईयों बात की, रिहायशी जो उनको अपना दरिंदगी का निशाना बनाया और फिर उनके अहल खाना ने FIR डिफेंस थाने में दर्ज कराई। अब इंटेरोगेशन और बाकी का जो आगे फर्दर कार्रवाई है वो चल रही है। तो आप किस तरह से देखते हैं ऐसे मुलजिमों के लिए जो कि आदि मुलजिम है, इन लोगों के लिए जो है किस तरह से कानून जो है वो अपने मतलब कार्रवाई करता है, और इनके लिए कौन कौन से सेक्शंस होने चाहिए जो कि नॉन बेलेबल हो, और इनको जो है क्योंकि आपको पता है काफी इस तरह के केसेस आते हैं कि आप जो है वो जमानत लेके बाहर आ जाते हैं और फिर आप वही दोबारा जो, क्योंकि आप हैबिचुअल होते हैं तो आप जो दोबारा से वही अपनी रूटीन में उन सारी चीजों को दोबारा से रिपीट कर रहे होते हैं, तो कानून ऐसे लोगों के लिए किस तरह से दायरा तंग करता है? अस्सलाम वालेकुम। देखें जी, बात यह है कि कवानीन जो हैं वो ऑलरेडी मौजूद हैं। आपकी पाकिस्तान पेनल कोड जो है सेक्शन 354 है, 354A है, उसके बाद सेक्शन 376 है, 377 है। उसके अलावा चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से कवानीन बने हुए हैं, सिंध गवर्नमेंट ने भी बनाए हुए हैं, वुमेन प्रोटेक्शन के हवाले से भी बने हुए हैं। मसला ये नहीं है कि कवानीन नहीं है। सेंटेंस की आप बात करें तो डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सेंटेंस है 376 में। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि ये बड़ा ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये जो वाकया है, इसको आप ऐसे नहीं देखें ना कि वो शरबत वाला था और वो ये 100 वाकयात में, इसको ऐसे नहीं देखें। इस वाकये को ये देखना है कि भाई इसके साथ और कौन कौन लोग मुलविस हैं। एग्जैक्टली ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसकी पुष्टपनाही कौन करा था, ये इतनी खुलेआम कैसे करा था? नहीं, देखना ये है कि कौन से तालाब की मछली है, उस तालाब का पता करें, उसमें मगरमच्छ भी होंगे। असल बात ये है, ये एक मछली गंदी आपके हाथ आई है, और तालाब का पता करें कौन सा तालाब है। और अभी तक तो 100 FIR इस पे कटनी चाहिए थी, 100 वाकयात हुए हैं ना। और उसके बाद क्या अभी पुलिस ने कोई जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है?
ये कोई 506 का क्रिमिनल इंटिमिडेशन का केस तो नहीं है। सही। क्या उन्होंने इसके ऊपर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम रिकमेंड की है? हाई प्रोफाइल किस्म की इन्वेस्टिगेशन इसके ऊपर जो होती है, क्या उन्होंने रिकमेंडेशन दी है कि भाई जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम करके पहले इस तालाब का पता करेंगे, फिर उसमें जो मगरमच्छ हैं उनको भी पकड़ें और गंदी मछलियां जो हैं उनको भी पकड़ें? ये तो बड़ी एक ऑर्डिनरी सी बात हो गई कि अगर कोई बोले भाई एक शरबत वाला था, फिर वो 100 वाकयात में मुलविस है और किसी को नहीं पता। एक तो इसका ये पहलू हो गया। ठीक है। अब दूसरी चीज के ऊपर आप आ जाएं। देखें, बात ये है कि हमारी जो सोसाइटी है उसकी ये अनफॉर्चुनेट मामलात ये हैं कि ये जनरल पब्लिक जो है, एक आम सिविलाइज सिटीजन जो है, वो जब पुलिस को देखता है तो वो इनसिक्योरिटी फील करता है जी। क्यों? उसको तो प्रोटेक्शन फील होनी चाहिए ना कि पुलिस उसको नजर आ रही है। और इस हवाले से आईजी, एडिशनल आईजी जो है, उनके वाज़ेह तौर पे अहकामात है कि आप पब्लिक के साथ एक दोस्ताना माहौल क्रिएट करें। दोस्ताना देखें, ये इस तरह नहीं होगा ना जब तक सबसे बड़ी चीज ये है कि आप पुलिस की जो रूट्स हैं उसको ठीक करने की जरूरत है। देखें, आपके पास असेंबली मौजूद है ना, कानून साजी की अख्तियारात है ना आपके पास, इलेक्टेड गवर्नमेंट है ना आपके पास। आप 1923 के पुलिस रूल्स के मुताबिक चल रहे हैं ना। 1923 में जिन्होंने पुलिस रूल्स बनाए हैं, 1934, तो वो भी तो वो इंसान थे ना, उनका भी एक ब्रेन था। फिर उसके बाद देखें 2002 के पुलिस ऑर्डर जो बनाया गया, उसके मुताबिक भी कुछ जो है वो अमेंडमेंट्स करके चीजों को जो है वो ठीक करने की कोशिश की गई। तो आज आपके पास असेंबली मौजूद है, आप उसमें कानून साजी करें, लेटेस्ट इक्विपमेंट, इनकी हर चीज जो है। अब पुलिस के अंदर भी बहुत सारी चीजें ठीक रिफॉर्म्स होने की जरूरत है। आपकी पुलिस 24 घंटे की मुलाजिम है। अब आप बताएं ना, उनकी ड्यूटी आवर्स आपने ठीक करने हैं, उनका यूनिफॉर्म आपने सेट करना है, उनको लेटेस्ट इक्विपमेंट देने हैं। पहले तो आप उनको लेस करें ना, हर चीज से जदीद तरबियत देनी है। आप ग्रेजुएट पुलिस जो है, क्योंकि इनका काम सोसाइटी में बहुत ज्यादा अहम है, आप इसके बाद अभी ग्रेजुएट लोगों को अपॉइंट करें, डायरेक्ट ग्रेजुएट होने चाहिए और इनका आपस में कंपटीशन हो। नहीं तो अब तो इस हवाले से बाकायदा तौर पे नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जो अंडर ग्रेजुएट है, बाकायदा वो अपनी तालीम पूरी करने के बाद फिर वो एसएचओज लगेंगे, और जो ग्रेजुएट एसएचओज है अब उनको जो है वो शफल किया जा रहा है। वो तो फॉर द टाइम बीइंग चलें, ठीक है। मैं एक बाकायदा रिक्रूटमेंट की बात कर रहा हूँ कि रिक्रूटमेंट ही आप जो है इसमें बड़े हाई फाई, क्योंकि लोगों की जरूरत है, पुलिस का बहुत अहम रोल है। असल वजह एक और भी है ना। अब ये देखें, एक छोटा एक ऐसा वाकया है जो कि ऑफेंस अगेंस्ट दी सोसाइटी है। अब पाकिस्तान टेररिज्म के साथ भी लड़ रहा है। अब जो है जनरल पब्लिक का रोल बहुत ज्यादा अहम है, और जनरल पब्लिक का और पुलिस का आपस में लिंक बहुत ज्यादा अहम है। और उसके लिए जरूरी है कि पब्लिक जो है पुलिस को देख के इनसिक्योरिटी और फियर फील न करे, और उसके लिए जरूरी है कि पुलिस के अंदर रिफॉर्म्स की जाए, इनके लॉज जो हैं उनके अंदर रिफॉर्म्स की जाए, इनको जदीद किस्म की ट्रेनिंग, जदीद किस्म की लैब, वो लैब नहीं जहाँ पे आप शहद भेजें और शराब भेजें और शहद की रिपोर्ट आ जाए, इस तरह की लैब नहीं। जदीद और इंडिपेंडेंट किस्म की, ठीक है, और इंडिपेंडेंट किस्म की लैब जो है वो इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, इसमें किसी का इन्फ्लुएंस। ठीक है राशिद साहब, स्टे ऑन कॉल, एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़िर, ब्रेक्स वाले गुफ्तगू हुई थी राजा राशिद साहब से, जिस तरह से उन्होंने कहा कि हमारे पुलिस में रिफॉर्म्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनसे गुफ्तगू जो हमारी कंप्लीट हो गई थी। मैं नायमा साहिबा, उनके रिव्यू जानना चाहूँगी, उनका क्या कहना है इस हवाले से। नायमा साहिबा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आप किस तरह से देखती, मतलब ज़ाहिर है जो मुलजिम है उसको तो ज़ाहिर है कि अफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए, लेकिन इसमें हमारी पुलिस की कितनी गफलत है, इसमें रिफॉर्म्स होना जैसे राशिद साहब ने कहा कि बहुत ज़रूरी है, आप क्या समझती हैं? रिफॉर्म्स इससे पहले भी हुई है और आगे भी होती रहेंगी, लेकिन देखिए, अगर कानून को नाफिज करने वाले संजीदा होंगे ही नहीं तो कानून नाफिज कैसे होगा? आप 1001 रिफॉर्म्स कर सकते हैं। देखिए, ये मानना पड़ेगा कि सिस्टम जो है बिल्कुल क्लैप्स कर चुका है। पुलिस जो है वो
जो है वो जो है वीआईपी ड्यूटी पे रहती है, जी। और वीआईपी प्रोटोकॉल पे अगर आपकी पुलिस इतनी बिजी होगी तो ऐसे क्राइम को जो है वो कैसे रोका जा सकेगा। सही मैंने बात इससे है। पहले भी जो है वो बात की है कि पुलिस पे एक इंटेलिजेंस नेटवर्क होता है। पुलिस के कोई उनको खुदा न खास्ता कोई खुदाई पैगाम नहीं मिलता कि कहीं पे जुर्म हो रहा है या नहीं हो रहा। जी। और इसके अलावा ना उनके पास कोई जरिया होता। हर क्राइम जो है वो रिपोर्टेड होता भी नहीं है, विक्टिम रिपोर्ट करने जाता भी नहीं है। जी। लेकिन पुलिस इंटेलिजेंस का निजाम बिल्कुल फेल हो चुका है। इंटेलिजेंस कहाँ इस्तेमाल हो रही है? जो एक हुआ करती थी कि इलाके में क्या हो रहा है एसएचओ बाखबर होता था। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। बिल्कुल ये चीज़ तो है कि वो अब उस तरह से उनके पास रिपोर्ट नहीं है, प्रॉपर वर्किंग नहीं है। और राशिद साहब ने कहा कि पुलिस और आवाम का एक जो रिलेशन है वो बहुत दोस्ताना होना चाहिए, जो कि नहीं नज़र आ पा रहा है। मेरे ख्याल से कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से जो है वो नाइमा साहिबा की लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। उनसे दोबारा कोशिश करेंगे उनसे रब्ता हो जाए। जिस तरह से उन्होंने बताया कि मतलब इलाके ऐसे जो उसका एक अहम किरदार होता है अपने एरिया में, उसकी क्राइम के ऊपर, मतलब वहाँ की जो आवाम है उनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर जो है वो प्रॉपर निगाह होती है और क्राइम को रोकथाम के लिए जिस तरह से वो अपना किरदार इसमें अदा करता है। तो अनफॉर्चुनेटली हमें वो सारी चीज़ें ना अब नज़र नहीं आ पाती हैं। हमें सिर्फ ये नज़र आता है कि आप किसी से पैसे लेके जो है वो उसकी एफआईआर कर दो, या फिर जो है वो अपने आपको लगता है कि जहाँ पे कोई पावरफुल शख्स है या ऊपर से कॉल्स आती तो तब जाके आप जो है वो उनके मामलात को लेके, यहाँ पे गरीब की कहीं सुनवाई नहीं है। ये बहुत अफसोस का अलमिया है। हमारे यहाँ पे जो है एक अजीब ही सिस्टम बन चुका है, जबकि हमारे आईजी और एडिशनल आईजी जो है वो उन्होंने वाज़ेह तौर पर अहकामात जो है वो अपने जारी किए हुए हैं कि आप इलाके ऐसे जो है वो अपने इलाके में अपनी आवाम के साथ एक अच्छा बर्ताव रखें। इवन जब आप किसी कंप्लेन को लेके किसी भी पीएस जाते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं, तो आप लोग जो है वो उनको भरपूर तरीके से जो है वो इस तरह से उनको एंटरटेन करें। तो राशिद साहब से भी मैं जानने की कोशिश करूंगी। राशिद साहब, क्योंकि ज़ाहिर है आपसे बात हुई थी और फिर मैं ब्रेक की जानिब चली गई थी और फिर ब्रेक से वापस आई, नाइमा साहिबा की गुफ्तगू भी हमने सुनी। वो ये कह रही हैं कि मतलब हमारे इलाके ऐसे जो उसका एक अहम किरदार होता है इलाके में, उसके क्राइम के ऊपर, वहाँ की आवाम के ऊपर प्रॉपर उसकी निगाह होती है। तो आप कैसे देखते हैं इसे? हाँ, देखें, बात ये है कि ये इस वक्त पुलिस का रोल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है, लेकिन ये चीजें दोनों तरफ से है ना। एक चीज तो पुलिस की तरफ से है, एक पब्लिक की तरफ से है। एग्जैक्टली। तो पब्लिक जो है जब स्केयर्ड है, इनसिक्योरिटी है पुलिस को देख के, तो जब वो सेफ फील करेंगे तो हर चीज रिपोर्ट करेंगे ना। सही अब बात जब है। पब्लिक जो है वो अपनी सिक्योरिटी फील करेगी पुलिस को देख के, तो वो हर चीज उनको रिपोर्ट करेगी, उनको छोटे मसले मसाइल भी, हर चीज। ये तो बहुत हीनियस ऑफेंस है। मतलब आपके कहने का मकसद ये है कि पुलिस को अपना बिहेवियर जो है वो ऐसा रखना चाहिए कि लोग बिल्कुल जो है वो किसी भी हेजिटेशन के बगैर जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सके। ये तब होगा जब पुलिस का जो स्ट्रक्चर है, पुलिस का जो सिस्टम है, क्योंकि मैं तो इस फील्ड का हिस्सा हूँ ना। मेरा जो है वो देखें एडवोकेसी का प्रोफेशन है। हम तो ये चीजें रोज देखते हैं। बहुत सारी चीजें हम हमारी ख्वाहिश होती है कि यार ये ऐसे नहीं ऐसे हो जाए, ठीक है ना। उसके लिए कोई आपके पास प्रोसीजर नहीं है स्वाइस कि उसकी लेजिस्लेशन हो, ठीक है ना। तो उसमें आप जितने भी आपके लीगल एक्सपर्ट्स हैं या जो रिटायर्ड जजेस हैं, उनसे आप इसका व्यू ले सकते हैं कि यार इसके अंदर जो है वो किस तरीके से कौन कौन सी चीजों के अंदर जो है वो फॉर द टाइम बीइंग इसकी लेजिस्लेशन इम्प्रूव की जाए, ताकि ये जो इसके अंदर ये जो गैप है जिसका एडवांटेज लेके। और मैं पुलिस की फैसिलिटेशन की भी इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जब आप किसी को राइट देंगे ना तो फिर उसकी लाइबिलिटी फिक्स करेंगे। आप देखें अगर पुलिस वाले की जो ड्यूटी है वो 24 घंटे है। कई दफा हम देख रहे होते हैं कोर्ट में रात पूरी ड्यूटी करके सुबह वो स्टेटमेंट देने कोर्ट में आया हुआ है। अब ये भी तो चीजें हमें देखनी है ना। पुलिस को भी हम इक्विप्ड करें, उनके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल्स बनाएं, उनकी हाउसिंग सोसाइटीज बनाएं, ठीक है। उसके अलावा वो ग्रेजुएट अपॉइंट हो पुलिस कांस्टेबल। फिर उसके बाद जो आगे उनकी जैसे जैसे उनका प्रोसीजर है, फिर उसके बाद मैंने लेटेस्ट जो इनकी फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की बात की। फिर पुलिस को इंडिपेंडेंट करें, बहुत ज्यादा जरूरी है कि सियासत से पुलिस को बिल्कुल इंडिपेंडेंट किया जाए। वक्त आ गया है कि पुलिस को बिल्कुल इंडिपेंडेंट, लेकिन इंडिपेंडेंट करने के लिए जरूरी है
कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो आप उसको ठीक करें, उसके लिए नहीं, आपको आपने कहा पुलिस को इंडिपेंडेंट किया जाए सियासत से, मतलब आपको लगता है कि पुलिस जो है वो सियासी पुलिस बन चुकी है, ना कि वो न्यूट्रल है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है? आप ये नहीं आप समझते? देखेंगे बहुत सिंपल फार्मूला है। जब आप अपने चौकीदार को, जो भी आपकी पुलिसिंग है, उसको जब आप इक्विप नहीं कर रहे, ट्रेन फुल ट्रेन, आप अपने आप को कंपेयर करें ना एडवांस कंट्रीज की पुलिस के साथ। आप जब आपके सामने स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस है, आप देखें, और बहुत सारी चाइना के अंदर है, यूएई के अंदर है। यूएई का सिस्टम देखें, पूरा उनका सीसीटीवी, जो पूरा सिटी और ईच एंड एवरी प्लेस जो है उनका सिस्टम देखें आप। वो सिस्टम अडॉप्ट नहीं कर सकते क्या आप? अडॉप्ट करेंगे, लेकिन मेन चीज आपको जो करनी पड़ेगी वो आपको लेजिस्लेशन है। लेजिस्लेशन होगी तो उसके मुताबिक फिर आप चीजों को, उनको अकाउंटेबल भी कर सकेंगे। ठीक है, एक कानून मौजूद है, उसके ऊपर अमल दरामद करना है, और बिल्कुल। उसके दूसरा आपको डिसएंगेज करना है पॉलिटिकल एफिलिएशन से। ठीक है, अच्छा, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, मैं शॉर्टी आंसर चाहूंगी आपसे राशिद साहब। ये जो इंसान है जिसने, मतलब मैं तो इंसान बोलते हुए मेरा अल्फाज जो है वो काँप रहे, जिस तरह से इसने दरिंदगी का निशाना बनाया था, ये खुद भी एक दरिंदा है। इस इंसान को किस तरह की, किस नौयत की इसकी सजा होनी चाहिए जो कि ये लोगों की इबरत का निशान बने? नहीं, मैंने आपको शुरू में बता दिया है कि 376 की डेथ सेंटेंस भी है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है, ये बड़ी सजा है। ठीक है, उसके बाद जो है वो और कवानीन भी हैं, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि 100 वाक़यात किए हैं तो 100 FIR करनी चाहिए ना इस पे। ओके, ठीक आप है। ये देखें, और दूसरा जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम आप बनाए ना, मुख्तलिफ वाक़यात हैं, ये एक ही वक्त 100 वाक़े नहीं हुए कि आप एक FIR काट के उसको प्रूव कर रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है ना, ये मुख्तलिफ, जैसे कि आप बता रहे हैं कि वो एक बच्ची के पास USB थी और उसने मुख्तलिफ टाइम के मुख्तलिफ लोगों के साथ वाक़यात हैं, तो उसको हर जो उसका विक्टिम है वो अलग अलग है, टाइम भी अलग अलग है। ओके, तो मैं यही बात कर रहा हूँ कि उसके बाद ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि इसको सजा हो जाएगी, इसको तो होनी है सजा, ये तो पकड़ा गया है। अब ये एक मछली पकड़ेगी, अब तालाब के बारे में सोचें, मैं ये बात कर रहा हूँ। ठीक है। थैंक यू सो मच राशिद साहब, आपका, नाइबा साहिबा आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन का प्रोग्राम अच्छा लगा। और जाते जाते ये मैसेज दूंगी कि अपने बच्चों को जो है उनके ऊपर ख़ास निगाह रखें, वो मोबाइल इस्तेमाल करें तो उनके मोबाइल में अपना प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखें। घर से बाहर जा रहे हैं तो किसी बड़े को जो है उनके साथ होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि आजकल का जो माहौल है, ऐसे लोगों ने जो है बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया। अपने इर्द गिर्द के माहौल को खुद आप बेहतर बनाने की कोशिश करें। अपनी मेज़बान निदा सुख दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।